नमस्कार मित्रों। हमारा जो चैनल था एजुवर्ल्ड.9 उसको हम थोड़ा सा छोटा कर दिए। वो काफ़ी लंबा नाम था, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा सा। तो हम इसको क्या कर लिए हैं, एजू9 कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं, एजू9। इस चैनल का नाम आज से एजू9 हो गया है। तो इस चैनल पर हमने मनोविज्ञान देखे थे, इतिहास देखा था, हिंदी देखा था। आज हम हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो जहाँ स्वरों के वर्गीकरण तक हुआ था, आज हम स्वरों के वर्गीकरण से आगे देखेंगे, आगे के भाग देखेंगे। तो कैसे स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, कैसे कैसे अन्य भाग बताए जाते हैं, या जो स्वर होते हैं वो कैसे जिह्वा होते हैं, मुख के आधार पर होते हैं या होस्ट के आधार पर होते हैं, तमाम प्रकार से होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो 4 प्रकार से। कितने प्रकार से दोस्तों, 4 प्रकार से। कौन कौन से देखते हैं। पहला है मात्रा, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। दूसरा क्या है, दूसरा है मुख के आधार पर, मुख के आधार पर। तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। और चौथा क्या है, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। ये 4 प्रकार से स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। अब हम देखते हैं पहले प्रकार से, अर्थात मात्रा या उच्चारण के आधार पर। क्या देखेंगे, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार में बांटे गए हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार में दोस्तों, 3 प्रकार। कौन कौन से, इसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला है, पहला ह्रस्व स्वर। क्या दोस्तों, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ये पहला है। ह्रस्व स्वर को किन किन नामों से जानते हैं, तो इसे मूल स्वर कहा जाता है, लघु स्वर कहा जाता है, छोटा स्वर कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, लघु स्वर। इसके अन्य नाम, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, लघु स्वर, मूल स्वर या छोटा स्वर, छोटा स्वर, या इसी को क्या कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। दोस्तों लघु स्वर, मूल स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगे या लघु समय लगे, उसे क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है, संख्या, संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 4। कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अर्थात हम कह सकते हैं ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ और री। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। दूसरा क्या है, दूसरा इसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। क्या कहा जाता है दोस्तों, दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। इसे किन किन नामों से जानते हैं, दीर्घ स्वर को किन किन नामों से जानते हैं, तो इसे कहा जाता है गुरु स्वर या बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर। ये पूछा जाता है, तो देख लेते हैं क्या कहा जाता है, गुरु स्वर, गुरु स्वर, बड़ा स्वर, बड़ा स्वर या संधि स्वर,
संधि स्वर, या इसी को कहा जाता है द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर। अब इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या दोस्तों, हम जब स्वरों की संख्या बता रहे थे तो हमने स्वरों की संख्या 11 बताया था। कितना बताया था? 11। अब यहाँ जब 4 स्वर निकल गए, आ ई उ री निकल गया, तो हमारे पास कितने स्वर बचे? 7 स्वर। कितने स्वर? 7। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? बचे स्वर कितने हो गए? 7। कौन कौन से देख लेते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। आ ई उ ए ओ औ। कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये दोस्तों दीर्घ स्वर हो गया। इसके बाद आता है तीसरा नंबर, प्लुत स्वर। क्या आता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुत स्वर, इसका उपयोग, केवल इसको उपयोग के नाम से जानते हैं। तो इसका उपयोग या प्रयोग गायन में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? गायन में। जैसे गीत गाई जाती है तो गीतों में, या किसी को लंबे उच्चारण में बुलाया जाता है, जैसे माँ, ओम, ये सब क्या है? प्लुत स्वर में आते हैं। इसकी संख्या होती है, इसकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। अब कौन कौन सी होती है 8? इसको देखते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये 4 हो गए। इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। आ ई उ ऐ ओ औ। या इस प्रकार से कह लेते हैं, ह्रस्व आ, बड़ा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ औ। कितनी संख्या हो गई? 8। दोस्तों ये हो गया ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब हम यहाँ देख रहे हैं मात्रा और उच्चारण के आधार पर। तो एक प्रकार बच जाता है, मात्रा के आधार पर एक प्रकार और कहा जाता है। वैसे जानेंगे 3 ही प्रकार से, लेकिन इसी में से एक संयुक्त स्वर आता है। कौन सा स्वर? इसको प्रकार से नहीं जानेंगे, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है दोस्तों? संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। संख्या 4 होती है। कौन कौन से? यही चारों, ए, ऐ, ओ और औ। ए, ऐ, ओ, औ। अब जब हम संधि पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि ये कैसे बने हैं, या यहीं देख लेते हैं। तो एक किससे बना है? ए बना है, इधर देख लेते हैं। ए बना है, आ या आ का मेल किससे हो? ई या बड़ी ई से हो, तो क्या बनता है? ए बनता है। ऐ किससे बनता है? आ या आ का मेल किससे हो? ए से हो, तो ऐ बनता है। इसके बाद ओ किससे बनता है? ओ बनता है आ या आ का मेल उ या दीर्घ उ से हो। किससे हो? दीर्घ उ से। और औ का मेल किससे बनता है? तो औ बनता है आ या आ का मेल किससे हो? ओ से हो। दोस्तों इन्हीं से मिलकर ये स्वर बनते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। अगर पूछ ले कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो दोस्तों ये हो गया मात्रा और उच्चारण के आधार पर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें आप लोग। अब हम देखेंगे मुख के आधार पर। अगला नंबर क्या है दोस्तों? मुख के आधार पर।
मुख के आधार पर। मुख के आधार पर स्वर कितने प्रकार से बांटे गए तो देखते हैं। मुख के आधार पर स्वर, मुख के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार से बांटे गए। मुख्यतः दो प्रकार। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं तो दोनों में है विवृत और दूसरा है समृत। क्या है? विवृत और समृत। विवृत में कौन सा स्वर आता है? विवृत उसे कहते हैं, विवृत उस स्वर को कहा जाता है जिसको बोलने में हमारा मुख जो है पूरी तरह से खुले। जैसे बड़ा आ, हम उसको बोलते हैं तो आ कहते हैं। आ क्या कहते हैं? आ। इसकी संख्या क्या होती है? एक होती है केवल, आ। और समृत में कौन कौन से स्वर आ जाएंगे तो समृत में आ जाएंगे हिरस्व ई आ जाएगा, इसके बाद दीर्घ ई आ जाएगा, हिरस्व उ आ जाएगा, दीर्घ उ आ जाएगा और री आ जाएगा ये 5 स्वर जो हैं वो समृत में आ जाएंगे। समृत मतलब जिसको बोलने में बहुत कम मुख खुले, सबसे कम मुख खुले, उसे समृत कहा जाता है। अब दोस्तों ये मुख्यतः दो प्रकार थे। क्या थे? मुख्यतः। अब हम देखेंगे साधारणतः। ये मुख के आधार पर या मुख के आधार पर स्वर साधारणतः कितने भागों में बांटे गए हैं? साधारणतः 4 प्रकार। कितने प्रकार दोस्तों? 4 प्रकार। अब 4 प्रकार कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। 4 प्रकार में पहला है विवृत। पहला क्या है? विवृत। दूसरा है अर्धविवृत। तीसरा है अर्धसमृत। और चौथा है समृत। जैसा कि हमने विवृत और समृत देख चुका है। विवृत में क्या आएगा? आ आएगा, बड़ा आ आएगा। और समृत में क्या कहा आया? समृत में आए छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसके बाद री। ये क्या है? समृत हो गया। अब हम देखते हैं कि 5 स्वर इधर, 1 स्वर इधर, 6 स्वर निकल गए। और हमने बताया कितना था कि 11 स्वर होते हैं। अब हमारे पास कितने बचे? 5 स्वर। तो 5 स्वर अर्धविवृत में, अर्थात जिसको बोलने में विवृत से थोड़ा कम मुख खुले, उसे अर्धविवृत कहा जाता है। जैसे इसमें आएगा छोटा आ आएगा, आई आएगा और औ आएगा। आ, आई, औ। इसके बाद हमारे पास कितने स्वर बचे? 2। कौन कौन से? तो बच गए, जो 2 बच रहे हो वो अर्धसमृत में आ जाएंगे। और वो कौन से हैं? आई है और ओ है, ए है और ओ है। तो दोस्तों यह मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था। इसको देख लेंगे मुख्यतः 2 प्रकार से, विवृत और समृत। विवृत और समृत साधारणतः 4 प्रकार से। साधारणतः 4 प्रकार से कौन कौन से? विवृत, अर्धविवृत, अर्धसमृत और समृत। इसको नामांकन क्रमशः कर लेते हैं 1, 2, 3 और 4। ये दोस्तों हो गया मुख के आधार पर। जिह्वा के आधार पर देखने से पहले हम एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी देख लेते हैं। वह क्या है? अगर कोई घर है, जैसे ये घर है मान लेते हैं, ये घर है दोस्तों। ये घर है, यहाँ से कुछ दूरी मैदान पर 3 बच्चे खेल रहे हैं। शाम हो गया। अब वो बच्चे घर को आते हैं, वहाँ से दौड़ते हुए आते हैं और रास्ते में एक बालक सबसे आगे हो जाता है, दूसरा बालक मध्य में हो जाता है और तीसरा बालक सबसे पीछे हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको अग्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अग्र कहेंगे। इसको जो बीच में है उसे मध्य कहेंगे और तीसरा जो पीछे उसे पश्च कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पश्च। ये कहानी उस रास्ते की नहीं, बल्कि ये हमारी जीभ है। क्या है?
जीभ है। अब यहाँ से स्वर कैसे निकलते हैं, तो कोई स्वर अग्र से निकलता है, कोई स्वर मध्य से निकलता है, कोई स्वर पश्च से। अब हमारी जिह्वा, जिह्वा से कितने प्रकार से बांटे गए हैं? 3। कौन कौन से? पहला है अग्र, अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग, मध्य भाग, और तीसरा क्या है? तीसरा है पश्च भाग। क्या है दोस्तों? तीसरा है पश्च भाग। अब अग्रभाग से कौन कौन से स्वर निकलते हैं? तो अग्रभाग से निकलते हैं, देखते हैं हम क्या निकलेगा। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। क्या निकलेगा दोस्तों? और री निकलता है, अर्थात 5 स्वर। कितने स्वर निकले? 5 स्वर। मध्य भाग कौन कौन स्वर निकलेंगे दोस्तों? मध्य भाग से केवल एक ही स्वर निकलता है और वो है छोटा आ, छोटा आ। अब हमारे पास 5 इधर मिल गए, एक इधर मिल गए, कितने मिल गए? 6 स्वर। कितने मिल गए? 6 स्वर। अब हमारे पास बचे कितने? तो 5 स्वर बचे। जो बच जा रहे हैं वो कहाँ से निकलेंगे? पश्च भाग से निकलेंगे, अर्थात कौन कौन से? बड़ा आ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। कितने स्वर मिल गए? 5। अ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये दोस्तों जिह्वा के आधार पर स्वर हैं। जिह्वा के किस भाग से बोले जाते हैं वो आपको बताया गया। दोस्तों अब हम देखते हैं अगला भाग। तो ओष्ठ के आधार पर देख लेते हैं। ओष्ठ के आधार पर स्वर केवल 2 प्रकार से बांटे गए। कितने प्रकार से? 2 प्रकार। 2 प्रकार कौन कौन से दोस्तों? तो देखते हैं वे 2 प्रकार कौन कौन हैं। पहला है आवृत्त मुखी। क्या है दोस्तों? आवृत्त मुखी, आवृत्त मुखी। और दूसरा है वृत्त मुखी। दूसरा क्या है? वृत्त मुखी। अब आवृत्त मुखी में वृत्त की तरह जो नहीं बनता है उसे आवृत्त मुखी कहते हैं। और वृत्त मुखी में जो जिनको बोलने में हमारा मुख वृत्त के समान बन जाए वह क्या है? वृत्त मुखी होगा। वृत्त मुखी में 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से? पहले वृत्त मुखी देख लेते हैं, जिसमें आएगा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, और औ। अब इसमें वृत्त मुखी में 4 स्वर हमें मिल गए और हमने पढ़ा कितना है? 11 स्वर। कितना? 11 स्वर। अब हम इन चारों को निकाल के बाकी जितने भी बचते हैं वो किस में आ जाएंगे? आवृत्त मुखी में। अब देखते हैं कौन कौन से। तो पहला है आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ। इतने स्वर मिल जाते हैं। कौन कौन से? 4 3 7। 1 2 3 4 5 6 7। आ मिलता है, ई मिलता है, री मिलता है, ऐ मिलता है। तो ये हो गए 7 इधर, 4 इधर, 11। ये हो गए दोस्त ओष्ठ के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठ के आधार पर। ये था स्वरों का वर्गीकरण। अब हम देख लेते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयत्न, प्रयत्न के आधार पर। अब प्रयत्न के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, और दूसरा है प्रयत्न का स्थान, प्रयत्न का स्थान। क्या दोस्तों? प्रयत्न का स्थान। प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से हैं? बाह्य प्रयत्न है और प्रयत्न का स्थान है। बाह्य प्रयत्न पर हम देख लेते हैं। बाह्य प्रयत्न में आता है, एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक होता है सघोष। एक होता है अल्प प्राण और महाप्राण, महाप्राण, और दूसरा होता है सघोष, सघोष और अघोष। क्या होता है? अघोष। अल्प प्राण का मतलब होता है, अल्प मतलब थोड़ा, कम। यहाँ देख लेते हैं, कम। और प्राण का मतलब होता है वायु। क्या होता है? वायु।
अर्थात जिनको बोलने में कम वायु की जरूरत पड़े उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण मतलब, महा मतलब अधिक, अधिक और प्राण का मतलब वायु, अर्थात जिनको बोलने में हमें अधिक वायु की जरूरत पड़े उसे हम महाप्राण कहते हैं। इसके बाद है सघोष। स का मतलब साथ और घोष का मतलब कंपन। क्या है दोस्तों? सा का मतलब साथ और घोष का मतलब कंपन, अर्थात जिसको बोलने में हमें कंपन का अनुभव हो उसे हम सघोष कहेंगे। और अ का मतलब होता है बिना, बिना, और घोष का मतलब होता है कंपन, अर्थात जिसको बोलने में कंपन का अनुभव ना हो, कंपन ना हो, उसे अघोष कहा जाता है। और यही देख लेते हैं सभी स्वर, सभी स्वर अल्प प्राण, अल्प प्राण और सघोष होते हैं, सघोष होते हैं, अर्थात सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। ना तो महाप्राण होते हैं स्वर और ना ही अघोष होते हैं। दोस्तों ये बाह्य प्रयत्न के आधार पर था। अब हम देखते हैं प्रयत्न का स्थान, स्थान कितना होता है तो देखते हैं। पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत, पांचवा है ओष्ठ, ओष्ठ, और छठा है कंठोष्ठ या कंठतालु कह लेते हैं, कंठतालु, और सता है कंठोष्ठ। क्या दोस्तों? कंठोष्ठ। इतने स्थान हैं। अब हम देखते हैं स्वर कहाँ कहाँ से उच्चरित होते हैं। तो कंठ से कौन सा स्वर उच्चरित होता है? आ आ, आ आ। तालु से ई ई, ई ई। मूर्धा से री, मूर्धा से री। और दंत से कोई स्वर उच्चरित नहीं होता, दंत स्थान से कोई स्वर उच्चरित नहीं होता है। ओष्ठ से उ उ। क्या होता है दोस्तों? उ उ होता है, उ उ। और कंठ तालु से होता है ए ऐ, ए ऐ। और कंठोष्ठ से होता है ओ औ। ये थे दोस्तों प्रयत्न के आधार पर स्वर। क्या थे? प्रयत्न के आधार पर स्वर। अब हम देख लेते हैं अयोगवाह। देखते हैं अयोगवाह, हमने छोड़ा था अयोगवाह पीछे, वो अयोगवाह को देख लेते हैं। अयोग वाह, अयोग वाह। अयोग वाह किसे कहते हैं? जिसको बोलने में, जिसको बोलने में, बोलने में नाक और, नाक और मुख दोनों पर बल पड़े, दोनों पर बल पड़े, वो क्या होता है? अयोगवाह स्वर होता है। जिसको बोलने में नाक एवं मुख दोनों पर बल पड़ता है उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह को दो भागों में बांटा गया है, अयोगवाह को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला है अनुस्वार, अनुस्वार, और दूसरा है विसर्ग। क्या है दोस्तों? विसर्ग। अब हम देख लेते हैं अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार को बोलने, जिसको बोलने में केवल नाक पर बल देना पड़े उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार को बोलने में अनुस्वार को बोलने में केवल नाक पर बल देना होता है, नाक पर बल पड़ता है। अब इस अनुस्वार को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में।
इसको कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 2 भाग। कौन कौन से? तो पहला है अनुनासिक, अनुनासिक, और दूसरा है निरनुनासिक, निरनुनासिक, निरनुनासिक। पहला है अनुनासिक, दूसरा है निरनुनासिक। अनुनासिक में केवल चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है। प्रयोग केवल चंद्रबिंदी का होता है, जैसे चांद, जैसे चांद। और इसको बोलने या लिखने में केवल चंद्र का प्रयोग होता है, केवल चंद्र का प्रयोग, चंद्र का प्रयोग। जैसे इधर देख लेते हैं, जैसे डॉक्टर, जैसे डॉक्टर। तो डॉक्टर हम कैसे लिखते हैं? केवल चंद्र का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑफिस, ऑफिस। कॉपी, क्या दोस्तों? कॉपी। अब इसकी हम परिभाषा अगर देखें तो परिभाषा होगी दोस्तों, काफ़ी लंबा हो जाएगा लिखना, इसलिए हम बोल दे रहे हैं। अनुनासिक, अनुनासिक वे होते हैं जिनको लिखने या बोलने में चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः लिखने में, जिनको लिखने में चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। और जिनको लिखने में केवल चंद्र का प्रयोग किया जाता है, किसका? केवल चंद्र का प्रयोग किया जाता है, उसे निरनुनासिक कहते हैं। तो दोस्तों ये अनुस्वार था। अब विसर्ग देखते हैं। विसर्ग वे होते हैं जिनको बोलने में, जिनको बोलने में पदांत में हा की ध्वनि उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। जैसे प्रायः, अतः, ये सब क्या है? विसर्ग है। दोस्तों एक यही नोट करके लिख लीजिएगा, नोट। जब किसी शब्द में, जब विसर्ग का प्रयोग शब्द के मध्य होता तो ऊपर से सिरोरेखा नहीं गुजरती, ऊपर से सिरोरेखा नहीं गुजरती। किसके ऊपर से? विसर्ग के ऊपर से। जैसे निःशुल्क, जैसे निःशुल्क। ये देखो इधर क्या है? विसर्ग के ऊपर सिरोरेखा नहीं गुजारी जा रही। जैसे अंतःपुर, अंतःपुर, क्या हुआ? अंतःपुर। अगर जहाँ विसर्ग लग जाता है उसके ऊपर से सिरोरेखा नहीं गुजारी जाती। तो दोस्तों ये स्वरों का वर्गीकरण था, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक एक शब्द, एक एक जो लाइन लिखाई गई है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स।